हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बुक फर्स्ट का चैप्टर नंबर सेकंड और ये है ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड, ठीक है। और जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। ये जो बुक है ये आपकी है वर्ल्ड लेवल के अनुसार, यानी कि विश्व के अनुसार। और जो सेकंड वाली बुक है इसकी वो है भारत के अकॉर्डिंग। तो गाइस आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई जा रही हैं वो विथ नोट्स पढ़ाई जा रही हैं और पेपर में चांसेस है कि यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएं। साथ ही साथ हम आने वाले टाइम में और बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर लेकर आते रहेंगे। और हमने लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आंसर बताए थे ऑलमोस्ट पेपर में आपके आए थे, तो आपको वो वाली वीडियोस भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल और हिस्ट्री और जियोग्राफी की तो करवा रहे हैं, साथ में फिजिकल एजुकेशन हिंदी और इंग्लिश की भी यहाँ पर वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आप और पॉलिटी की तो ऑलमोस्ट वीडियो अपलोडेड है। अगर आपने प्लेलिस्ट पे विजिट नहीं करा है 2025, 26, 12 क्लास, तो आप विजिट करिए, आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मैं बता दूं साथ ही साथ यहाँ पर इस चैनल के द्वारा आपको स्पोकन इंग्लिश का बैच भी मिल जाएगा और हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। आप वहाँ से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में आपको बता रखा है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं, वही जो व्यक्ति रहते हैं ना घनत्व में, मतलब ज़्यादा या कम, जितने भी या तो बहुत ज़्यादा क्लोज रहेंगे या फिर बहुत ज़्यादा दूर रहेंगे, तो उसी को क्या कहा गया है, मतलब 1 किलोमीटर के दायरों को नापते हैं और फिर जो औसत संख्या मिलती है ना व्यक्तियों की, उसी को कहते हैं जनसंख्या का घनत्व। हो सके कहीं पर घनत्व ज़्यादा हो सकता है, कहीं पर कम हो सकता है। जैसे भारत में बहुत ज़्यादा अधिक घनत्व है, आपका चीन में बहुत ज़्यादा अधिक है, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो जनसंख्या घनत्व कम मिलेगा वर्ल्ड लेवल के अनुसार। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर एरिया पे जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे दिल्ली में मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली में अगर आप यहाँ मंगोलपुरी साइड या फिर सुल्तानपुरी साइड, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रोहिणी वगैरह के साइड जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा जनसंख्या घनत्व हल्का फुल्का डिफरेंस मिल सकता है या फिर वहाँ पर भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कई जगह ऐसे हैं दिल्ली में भी जहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दूसरा दिखा रखा है पृथ्वी की सतह पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहा जाता है। अब देखिए जो पूरे विश्व में जो लोग बाग फैले हुए हैं ना यहाँ से वहाँ, जैसे मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा लोग रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कम रहते हैं, ठीक है। और जो ठंडे क्षेत्र है उनमें भी कम मिलेंगे आपको, जो गर्म क्षेत्र है उनमें भी कम मिलेंगे, लेकिन जो मैदानी क्षेत्र होंगे उनमें जनसंख्या अधिक मिलेगी। तो वही वितरण, मतलब जनसंख्या कैसे फैली हुई है, कहीं पर ज़्यादा है कहीं पर कम है, यही चीज़ क्या कहलाती है, वितरण की, किस तरीके से उनका फैलाव हो रखा है, ठीक है। आगे दिखा रखा है किसी भी क्षेत्र में एक विशिष्ट समय अवधि में लोगों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो देखिए क्या होता है कि किसी एक समय अवधि में, जैसे मैंने बोला कि 2025 से लेकर 26, तो इसके बीच का जो समय अंतराल ना, उसके बीच में अगर जनसंख्या में परिवर्तन होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि, ठीक है। क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि। नेक्स्ट दिखा रखा है मानव जीवन के उत्तम गुण उत्पन्न करने की प्रक्रिया को मानव विकास कहते हैं। मानव विकास कब होगा, जब मानव पे ऑप्शंस होंगे, जब मानव पे क्या होगा, ऑप्शंस होंगे। अगर सोचे मानव पे ऑप्शंस नहीं होते तो क्या विकास हो रखा है, नहीं हो रखा है। जब तक मानव का विकास तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस पर उत्तम गुण और मतलब कि उस पर ऑप्शन ना हो, यानी कि उत्तम गुण के जो प्रक्रिया है, जो भी उनके पास संसाधन है वो ना हो, जैसे शिक्षा इत्यादि, ये सब कहीं ना कहीं मानव विकास के लिए गिने जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बता रखा है महत्वपूर्ण जानकारी लिख दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न लिखने थे मुझे, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, महत्वपूर्ण प्रश्न लिख लीजिएगा आप। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्रवास क्या है। प्रवास को हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रवास होता क्या है। देखिए जब कोई व्यक्ति अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है तो यह प्रक्रिया प्रवास कहलाती है, ठीक है। मतलब कि जब कोई व्यक्ति कहीं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाके बस जाता है, उसे क्या कहते हैं, प्रवास। यानी अपने एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना ही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है।
यह राज्य के भीतर तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हो सकता है। ये तो ऐसा भी हो सकता है जैसे बिहार के लोग बिहार में ही बस गए या बिहार के लोग तमिलनाडु चले गए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक ही देश में अलग अलग राज्य में जाना। या फिर जैसे कई लोग आपने देखा होगा जो भारत के लोग हैं वो कनाडा में जाके बसे हुए हैं, कई लोग दुबई में बसे हुए हैं, कई लोग जर्मनी हैं, कई लोग इटली में। तो ये क्या हो गया, ये प्रवास हो गया। क्या हो गया, प्रवास, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बता रखा है जन्म दर व मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जन्म दर क्या होता है और मृत्यु दर क्या होता है ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं जन्म दर क्या होता है, ठीक है। प्रति 1000 बच्चों पर एक वर्ष में जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर है। यानी जन्म दर क्या कहलाएगी, जब ना प्रति वर्ष 1000 बच्चे पैदा हुए, ठीक है, मतलब जितने भी बच्चे पैदा हुए उनमें जीवित संख्या, मतलब जो जैसे 1000 हुए तो 1000 में से मान के चलो कि 150 200 की डेथ हो गई, तो 800 जो बच्चे ना उसी को क्या कहेंगे, जन्म दर। क्या कहेंगे, जन्म दर, ठीक है। नेक्स्ट, जन्म दर से जनसंख्या बढ़ती है, यानी कि जन्म दर से क्या होता है, जनसंख्या बढ़ती है। जन्म दर को नियंत्रित किया जा सकता है, मतलब जो जन्म दर है उसको हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रित, उसको कम या फिर ज़्यादा हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है मृत्यु दर। क्या दिखा रखा है, मृत्यु दर, ठीक है। प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर है। यानी कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर अगर एक वर्ष में मृत होने वाले व्यक्तियों की, मतलब कि जैसे 1000 व्यक्ति हैं तो 1000 में से 500 मर गए, तो 500 जो बच्चे वो क्या कहलाएगा, मृत्यु दर। यानी कि 500 तो डेथ होगी ना, तो वो क्या कहलाएगा, मृत्यु दर, ठीक है। इससे क्या होता है, जनसंख्या घटती भी है। आगे दिखा रखा है सेकंड, मृत्यु दर से जनसंख्या घटती है। क्या होती है, जनसंख्या घटती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने के उपाय चल रहे हैं। मतलब कि अभी इसको डिफाइन नहीं किया गया लेकिन इसके भी उपाय चल रहे हैं। हालांकि ऑलमोस्ट हो चुके हैं। पहले क्या होता था कि बच्चा अगर बीमार होता था तो उसकी डेथ हो सकती थी, डेफिनेटली चांस था पहले, लेकिन अब तो देखिए बीमार मरते से मरते व्यक्ति को भी बचाया जा सकता है डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। आगे है तीसरा क्वेश्चन, संसार में जनसंख्या वितरण की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जो जनसंख्या वितरण होता है वो क्यों होता है, इसको हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बता रखा है संसार में जनसंख्या वितरण की 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, जनसंख्या का वितरण असमान है। चीन में सबसे अधिक तथा ओशनिया में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। चीन में बहुत ज़्यादा जनसंख्या और जो ओशनिया है उसमें सबसे कम जनसंख्या, ठीक है। नेक्स्ट दिखा रखा है, जनसंख्या का घनत्व भी असमान पाया जाता है। मतलब जो जनसंख्या का घनत्व है यहाँ पर वो भी असमान है, मतलब कि पूरा सेम नहीं है। दिखा रखा है, नदी घाटियाँ तथा मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मतलब जो नदी रहती है, नदी घाटियाँ रहती हैं तथा मैदान क्षेत्र जो रहते हैं वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो सुविधाएं होती है वो बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती हैं। आगे दिखा रखा है, ठंडे तथा गर्म मरुस्थलों में कम जनसंख्या निवास करती है। अब एक बात बताइए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो वहाँ पर कौन रहना चाहेगा, रहना चाहे कोई नहीं रहना चाहेगा। सबको चाहिए कि जो मौसम हो थोड़ा सा ऐसा हो जो कंफर्टेबल हो, यानी कि हम जिसमें रह सकें अच्छे से, ठीक है। आगे बता रखा है, कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। देखिए बिल्कुल सही बात है, जहाँ पर कृषि अच्छी होती होगी, ठीक है, और जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पर मतलब कि फैक्ट्री वगैरह, जहाँ पर रोजगार अच्छा है, तो वहाँ पर क्या है, जनसंख्या अधिक निवेश करती है, ठीक है, अधिक निवास करती है, निवेश नहीं अधिक निवास करती है। यार एक बात बताओ, जहाँ पर रोजगार होगा वहीं तो सारे लोग रहेंगे ना। सोचो दिल्ली, मुंबई, इन शहरों में लोग क्यों जाते हैं, जाहिर सी बात है काम के लिए, ठीक है। गुजरात वगैरह में लोग क्यों जाते हैं, मुंबई वगैरह क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर काम है। जहाँ पर देखिए रोजगार होगा, जहाँ पर रोजगार होगा वहाँ ऑटोमेटिकली जनसंख्या होगी, वहाँ क्योंकि सुविधा होगी ना, मेन बात तो सुविधा की है। तो जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली सुविधा मिलेगी और वहाँ पर ऑटोमेटिकली जनसंख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, पेपर में आने के चांसेस 100% है, लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बता रखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन कारणों से प्रवास करते हैं। देखिए बिल्कुल सही में सोच सकते हैं। लोगों के प्रवास करने के कारण अपकर्ष कारक या प्रतिकर्ष कारक हो सकते हैं। बिल्कुल देखिए कई बार लोग ना स्वयं कहीं किसी देश को छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको अच्छी सुविधाएं मिल रही होती हैं। जैसे अब भारत है, भारत छोड़ के अगर कहीं लोग जा रहे हैं बाहर तो क्यों जा रहे होंगे, या तो कोई अच्छी नौकरी मिल रही होगी या फिर वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी हर चीज़ की, कि पढ़ाई अच्छी है तभी तो जाएंगे ना। सोचिए अगर भारत में सारी चीज़ें होंगी तो क्यों जाएंगे। कहने का मतलब है जो अपकर्ष कारक और प्रतिकर्ष कारक में दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे। जो अपकर्ष कारक होते हैं उसमें व्यक्ति स्वयं छोड़ता है,
उसमें क्या करता है व्यक्ति स्वयं छोड़ता है, यानी कि वहाँ पर कहीं जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा अच्छी सुविधा है, इसलिए व्यक्ति यहाँ से चला जाता है। और जो प्रतिकर्ष है उसमें क्या होता है, उसमें विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती है, मतलब व्यक्ति बहुत ज़बरदस्ती छोड़ता है किसी जगह को, ठीक है, स्वयं की इच्छा नहीं होती फिर भी छोड़ना पड़ता है, जैसे बाढ़ आ जाए, भुखमरी आ जाए, ठीक है, कोई सी बीमारी आ जाए, जिसके कारण व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो होते हैं प्रतिकर्ष कारक। तो आइए थोड़ा सा डीपली जानते हैं। अपकर्ष कारक, ठीक है, वह स्वैच्छिक प्रवास है जब लोग नगरों की सुविधाओं, आजीविका के बड़े साधनों से प्रेरित होकर प्रवास करते हैं। जब व्यक्ति, जैसे देखिए गांव से व्यक्ति क्यों जाता है शहर, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो ये कहलाएगा अपकर्ष कारक, क्योंकि व्यक्ति वहाँ पर स्वयं की इच्छा से जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, यह प्रवास विपरीत परिस्थितियों में विवश होकर किया जाता है। किसमें? विपरीत परिस्थितियों में, मतलब कि जैसे बाढ़ आ जाए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो जाए या फिर कुछ सूखा पड़ जाए, तो जब ऐसा होता है ना, जब हम एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं तो वो प्रतिकर्ष कारक ही होता है, ठीक है। इस स्थिति में प्रवास गरीबी, भूखमरी अथवा बेरोजगारी के होने की दशा में व्यवस्थावश किया जाता है। देखिए अब सोचिए, अगर व्यक्ति है जैसे हमारे बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में, यूपी में तो ऑलमोस्ट ठीक है अब, तो वहाँ से बिहार से लोग क्यों आ रहे हैं यहाँ वहाँ काम करने के लिए? क्योंकि वहाँ पर जॉब नहीं है, तो वो क्या हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ से परेशान है, जैसे बेरोजगारी से परेशान है या गरीबी से परेशान है या भुखमरी से, तो इस कारण वो क्या करें, उस जगह को छोड़कर आ रहे हैं, ठीक है, उस जगह छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं, तो ये कहलाता है प्रतिकर्ष कारण, ठीक है। अपकर्ष आपको पता लग गया होगा, प्रतिकर्ष, अपकर्ष का मतलब जो खुद से छोड़ के जा रहे हैं, प्रतिकर्ष का मतलब जिनको जबरदस्ती किसी कारण विवश होकर जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो कोई सा भी रीजन हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, भुखमरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सूखा हो सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख कारकों को स्पष्ट कीजिए। जो जनसंख्या परिवर्तन है उसके 3 मुख्य कारण बताइए, जन्म दर, मृत्यु दर और एक और है, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जिस भाई को भी पूरे नोट्स परचेज करने हो वो यहाँ से वो इस नंबर पर अभी मैं बता दूंगा नंबर, उस पर मैसेज कर या कॉल कर आप PDF परचेज कर सकते हैं, ठीक है। आगे दिखा रखा है जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों को समझाइए। अगर जनसंख्या में वृद्धि होती है या फिर जनसंख्या कम होती है तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। इसका देखिए तीसरा है प्रवास, कि जनसंख्या परिवर्तन कब होगी, जब मृत्यु होगी, जब या तो जन्म होगा या फिर जब प्रवास होगा, तभी जनसंख्या में क्या होगा, या तो बढ़ेगी या फिर घटेगी। ऐसा दिखा रहा है जनसंख्या वृद्धि और ह्रास के परिणामों को व्याख्या कीजिए। देखो जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, कहीं ना कहीं जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर दबाव पड़ेगा ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर में सर्टेनली आ सकता है। नेक्स्ट दिखा रखा है आपका 7वां है विश्व में जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। जो विश्व है उसमें जो जनसंख्या वितरण है और जो घनत्व है उसको क्या चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, इसकी आपको विवेचना करनी है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो 8178988103 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा नाम है बिट्टू कुमार। तो अगर आपको PDF परचेज़ करनी हो तो आप बिल्कुल मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और PDF परचेज़ कर बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ये वाली जो PDF है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, या फिर आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम ID स्पार्क कोचिंग सेंटर पर जुड़ सकते हैं और वहाँ से इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोज़ में जिनमें मैं आपको और भी आगे के चैप्टर्स करवाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पर आपको पॉलिटिकल, फिजिकल एजुकेशन इत्यादि की वीडियो करवाई जा रही हैं। तो जस्ट आपको सभी प्लेलिस्ट पे विजिट करना है जो भी 12th के लिए बनाई गई हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।